अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने आउटलाइन ओपन है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वेब एप्लीकेशन के ऊपर, उस चीज़ के बारे में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में किस तरह से इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, यही पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ द वेब एप्लीकेशन, हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क, बेनिफिट्स ऑफ द वेब एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशन वर्सेस नेटिव एप्स वर्सेस हाइब्रिड एप्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन। तो इसके कुछ की पॉइंट्स अगर हम लोग याद रख लें तो हम इसको हर वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, फिर हमने एग्जाम्पल बतानी है, उसके बाद इसकी टाइप्स या इसकी कैटेगरीज जो आती हैं वो बतानी है, और फिर एक और पॉइंट मिस है जिसमें हमने लैंग्वेजेस का बताना है। ठीक है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। सबसे पहले तो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस का इंट्रोडक्शन की बात करें तो वेब एप्लीकेशंस होती क्या हैं। तो वेब एप्लीकेशन हमारे पास वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी भी वेब ब्राउज़र्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है, ये काम करते हैं थ्रू आउट द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर इनका काम होता है। अब ये बगैर इंस्टॉल किए किसी भी डिवाइस के ऊपर जो है रन कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को। इसकी कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आ जाती है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी ईमेल क्लाइंट्स हैं, हमारे ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जैसे गूगल डॉस हो गई। तो ये चीज़ें क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी वेब ब्राउज़र्स के ऊपर काम करती हैं, के ऊपर एक्सेस होती हैं और हमारे इंटरनेट के थ्रू ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया तो हमारे इंटरनेट के बगैर चलता ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो हम लोग उसको ऑफलाइन थोड़ी ना कर सकते हैं, उसका नाम ही ऑनलाइन है, यानी हम लोग उसको इंटरनेट के थ्रू ही वर्क कराते हैं। उसके बाद हमारी वेब एप्लीकेशन को कैटेगराइज किया जाता है टू वेज के अंदर। एक आती है हमारी स्टैटिक वेब एप्लीकेशन और दूसरी जो है कैटेगरी आ जाती है हमारी डायनामिक वेब एप्लीकेशन। स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, चूँकि हमारे पास वेब एप्लीकेशन में बेसिकली कंटेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम कंटेंट की बात करते हैं स्टैटिक वेब एप्लीकेशन में, तो इसमें हमारा कंटेंट भी स्टैटिक ही होगा। तो स्टैटिक का मतलब होता है ऐसी जो हर यूज़र के लिए सेम हो, जो बार बार चेंज ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल लेती हूँ किसी स्टडी या किसी एजुकेशनल जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं उनकी अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें पहले से फिक्स होता है। जैसे सिंपल हम गीक फॉर गीक की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वेबसाइट है एक जिसके ऊपर तमाम डाटा अवेलेबल होता है, तो उसमें या W3 स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें ऑलरेडी चीज़ें लिख चुकी हैं, तो हम सिर्फ उन वेबसाइट से जाकर उन चीज़ों को एक्सेस करते हैं। उनके ऊपर इमेजेस, उनके ऊपर टेक्स्ट, उनके ऊपर जितने भी लिंक्स हैं वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, हम सिर्फ जाकर उन चीज़ों को एक्सेस करते हैं। उसके बाद डायनामिक वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका कंटेंट की बात करें तो ये एक ऐसी वेब एप्लीकेशन जनरेट करता है जो डायनामिक कंटेंट का होता है। डायनामिक का मतलब होता है मूवेबल होता है, यानी चेंजेबल होता है। तो ये यूज़र के एक्शंस और इनपुट्स की बेस पर चेंज किए जा सकते हैं। यानी अगर मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट ओपन की है तो इसके ऊपर मैंने हो सकता है कि उसमें जो मैंने सर्च करना होता है चीज़, हो सकता है वो चेंज हो जाए। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले अगर मैंने एक वेबसाइट ओपन की है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शो करा रहे होते हैं। जैसे उसने मुझे डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स दिखाई होती हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं क्या करती हूँ कि जो सामने चीज़ होती है उनको नहीं देखती हूँ इतना, मैं जाती हूँ सर्चिंग बार पे जाकर उसको सर्च करती हूँ, तो फिर मुझे वो चीज़ें जो होती हैं वो अवेलेबल करते हैं कि आप लोग, यानी वो डाटाबेस से डाटा को लेकर आता है मेरे लिए कि आप ये चीज़ें जो होती हैं वो देखें, वो हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें सजेस्ट कर रहा होता है। तो ये मेरी डायनामिक वेब एप्लीकेशंस में आ जाती है और इससे मेरा यूज़र इस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उसे मेरी अकॉर्डिंग टू माई नीड्स होती है, वो मुझे चीज़ें दे रहा होता है। अब इसके अंदर मैंने लैंग्वेजेस की बात की, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की बात की, तो वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस, कुछ टेक्निक्स का यूज़ होता है। सबसे पहले तो मेरी फ्रंट एंड के लिए मेरी HTML है, मेरी CSS है, मेरी जावास्क्रिप्ट है। सर्वर साइड की बात करती हूँ तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसमें मेरे पास पाइथन है, PHP है, रूबी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद चूँकि वेबसाइट बनना कोई आसान काम नहीं होता है, इसमें फ्रंट एंड चाहिए, बैक एंड चाहिए, सर्वर साइड चाहिए, डाटाबेस चाहिए, इसके लिए हम लोग MySQL का यूज़ करेंगे। फ्रेमवर्क चाहिए होती है तो इसके लिए मैं ये वाली लैंग्वेजेस जो होती हैं इनका यूज़ करूँगी। ठीक है, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है आपस में मिलकर आपस में इंटरेक्ट करके एक फीचर रिच, यानी एक बहुत ही अच्छी वेब एप्लीकेशन जो होते हैं उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो काम कैसे करती है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी वेब एप्लीकेशन जो होती है वो काम कैसे करती है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी मैंने कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल जो है आप कह सकते हैं ओपन किया है, इसके सर्च बार में गई हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया है, ठीक है, कोई यूआरएल डाला है, तो क्या होगा कि ये मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट भेज रही होती हूँ किसको, अपने सर्वर को, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, तो मैं इस सर्वर को कौन सी रिक्वेस्ट भेज रही होती हूँ, जब मैं इस चीज़ को सर्च करती हूँ, जब मैं इसके अंदर यूआरएल एंटर करती हूँ, मैं कोई लिंक क्लिक करती हूँ किसी लिंक के ऊपर, तो मेरे सर्वर के पास एक HTTP रिक्वेस्ट जो है वो जाती है, और सर्वर क्या करता है, फिर इस रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस करता है। सर्वर देखता है कि जो मेरी क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो एक अप्रोप्रिएट कोड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। वो देखता है कि अगर तो मैं उसको स्टैटिक कंटेंट लेना चाह रही हूँ उससे, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली मुझे कोई भी रिट्राइव फाइल होंगी उसमें से डाटा को रिट्राइव करेगा, कोई भी रिक्वेस्टेड फाइल्स होंगी उनमें से डाटा को रिट्राइव करेगा और सिंपली मुझे यानी क्लाइंट को सेंड कर देगा। लेकिन अगर मेरा डाटा डायनामिक कंटेंट का हुआ, तो सर्वर क्या करेगा, उसको डाटाबेस में से डाटा को रिट्राइव करेगा। अगर स्टैटिक होगा तो सर्वर क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा किस चीज़ के थ्रू, सिंपल रिक्वेस्टेड फाइल में। लेकिन अगर डायनामिक कंटेंट हुआ तो सर्वर क्या करेगा कि उस चीज़ को डाटाबेस में से रिट्राइव करेगा और फिर उसका एक कोड एग्जीक्यूट करेगा और फिर डायनामिक कंटेंट मेरे लिए जनरेट कर देगा। फिर सर्वर क्या करेगा, जब उसने मुझे डाटा भेज दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्वर ने भी मुझे वो HTTP रिक्वेस्ट जो है वो एज अ रिस्पॉन्स जो है वो वापस की है। तो क्या होगा कि फिर मैं क्या करूँगी, मैं उस रिस्पॉन्स को वापस अपने अंदर जो है यानी उसको एक्सेप्ट करूँगी और फिर मेरे तक जो है वो डाटा जो है वो सिंपली तरीके से पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो रेंडर्ड करेगा। क्लाइंट रेंडर्ड का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट ने जब वो HTTP रिस्पॉन्स को रिसीव किया है, तो वो उस कंटेंट को रेंडर्ड करेगा, यानी वो उसको व्यू करेगा, किस तरह से उसको वेबसाइट जो है या उसके लिए चीज़ें ओपन करके दी हैं हमारे सर्वर ने, तो वो देखेगा। दरअसल जो भी कंटेंट दिया होता है वो हमारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से ही हमारे सामने आती है। बाकी डेटाबेस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सब कुछ बैकएंड पे है, ठीक है। जब चूँकि हमें फ्रंट एंड ही दिखाना होता है जिससे हमने इंटरेक्ट करना होता है, तो क्लाइंट इस तरह से रेंडर्ड करेगा। उसके बाद यूज़र इंटरेक्शन। अब यूज़र इंटरेक्शन किस तरह से होगी कि जब उसके सामने एक कंप्लीट वेब पेज ओपन हो जाएगा, उस चीज़ को जिस चीज़ को यूज़र ने चाहा होगा, जिसको क्लाइंट ने चाहा होगा, तो क्या होगा कि वो देखेगा अगर कोई फॉर्म फिल करना हुआ, कुछ लॉगिन करना हुआ, वो इन सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा, लॉगिन करेगा, फिर बटन पे क्लिक करेगा, फॉर्म को फिल आउट करेगा, नेविगेट करेगा, चीज़ों को इधर उधर सर्च करेगा। तो ये सारी की सारी यूज़र इंटरेक्शन होती हैं किसके साथ, हमारी वेबसाइट के साथ। फिर रिपीट प्रोसेस स्टेप नंबर 6 में होता है कि जब अब देखें ये सारा स्टेप हुआ है ना कि पहले क्लाइंट ने HTTP रिक्वेस्ट भेजी, फिर सर्वर ने उसके ऊपर प्रोसेस किया, फिर वो देखता है अकॉर्डिंग टू द सर्वर्स रिक्वेस्ट के हमारा कंटेंट स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो अगर स्टैटिक है तो वो क्या करेगा कि वो उसको रिक्वेस्टेड फाइल में से डाटा रिट्राइव करके दे देगा, और अगर तो वो डायनामिक है तो वो क्या करेगा कि उसको डाटाबेस में से डाटा रिट्राइव करके देगा। फिर प्रोसेस किस तरह से रिपीट होता है कि जब यूज़र जो होता है बटन पे क्लिक करता है, तो बटन पे क्लिक करने से भी क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट बन जाएगी सर्वर के लिए कि क्लाइंट ने बटन पे क्लिक किया, मुझे नेक्स्ट उसको क्या देना है, तो फिर सर्वर नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो हमारे क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेप रिपीट होता रहता है जब तक यूज़र जो होता है वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। ईजी टू एक्सेस, हम लोग इसको किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने URL डालना होता है या हमने जो चीज़ सर्च करनी होती है वो हम सर्च बार में लिखते हैं। ईजी टू अपडेट, हमारे पास अपडेशन आती रहती है, हमें पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हमारे पास जो होती है वो अपडेशन खुद ही आ जाती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमें इसको सर्च करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी किस्म की हार्डवेयर परफॉर्मेंस इन चीज़ों के लिए कोई कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रियल टाइम अपडेट मिलती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी डिवाइस यूज़ करें, अगर उसके ऊपर वेब ब्राउज़र है तो हम लोग ईजिली वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि कितने हद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कितने लोगों तक। यहाँ ग्लोबल एक्सेस, इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमारी वेब एप्लीकेशन जो है यूज़ कर रही होती है। ये नहीं कि प्रॉपर जगह पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स, इसका मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने इस चीज़ को देखा है। जैसे अगर मैं यूट्यूब की एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमने एक चैनल बनाया है तो हम लोग उसको एनालाइज करते रहते हैं हर 7 दिन बाद, हर 2 दिन बाद हम उसको देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा है। हमारी एनालिटिक्स जो हमारी चीज़ें हैं वो कहाँ तक जो है, यानी उसकी लाइन जो है कहाँ तक गई है, कहाँ तक नहीं।
ठीक है। तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। आप चाहे तो इसके आगे डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं, और ताकि जो पेपर चेकर होगा उसके लिए भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमारी वेब ऐप्स वर्सेस हमारी नेटिव ऐप्स, और हमारी जो हैं वो हाइब्रिड ऐप्स जो हैं इनके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इनके दरमियान में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिफरेंस करेंगे। वेब एप्लीकेशन के बारे में तो हमें पता है क्या होता है कि ये ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं और काम करते हैं इंटरनेट पे। ये देयर आर द क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी किसी भी डिवाइस पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम लोग, अगर हमारा वेब ब्राउज़र है तो हम लोग इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और फिर इट्स डेवलपमेंट यूज इज़ द वेब टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। यूज़र जो होता है उसको बार बार अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग बात करें अगर अपनी नेटिव एप्लीकेशन की, तो नेटिव एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे iOS है या हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली ये प्लेटफॉर्म एक नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे स्विफ्ट होगी या हमारी iOS होगी या जावा कह सकते हैं, इन सब के लिए, यानी एंड्रॉयड के लिए जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ करता है। अब इसमें बेसिकली नेटिव एप्लीकेशंस में क्या होता है, वेब ब्राउज़र में तो ये होता है कि हम लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। नेटिव में होता है कि हम लोग इसको प्ले स्टोर पे जो होते हैं उसको हम लोग प्ले स्टोर के थ्रू जो होता है डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये उस चीज़ पर, यानी जैसे फ़ोन है तो हम लोग इस फ़ोन पे ऑफलाइन काम भी कर सकते हैं। जैसे गेम्स हैं, अगर मैंने उसको डाउनलोड किया है तो मेरी क्या होगी, वो मेरी नेटिव एप्लीकेशन होगी। जिस चीज़ को मैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल करूँगी वो चीज़ें क्या होगी, वो मेरी नेटिव ऐप में। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी ये है। उसके बाद हमारी आ जाती है हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होता है, आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ नेटिव एंड द वेब टेक्नोलॉजी, यानी ये क्या करते हैं कि ये वेब टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती हैं, वेब टेक्नोलॉजी जैसा काम करती हैं, उसको यूज़ करती हैं, लेकिन ये नेटिव कंटेनर जो होता है उसके ऊपर काम करती है, यानी प्ले स्टोर के अंदर ही होती हैं, लेकिन ये वेब टेक्नोलॉजीज़ को ही यूज़, यानी वेब एप्लीकेशन का ही यूज़ करती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये ऑफलाइन काम नहीं करते हैं, बल्कि ये ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि नेटिव में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे उसका कैमरा होता है, उसका GPS होता है, उसके पुश नोटिफिकेशंस होते हैं। तो हमारी हाइब्रिड जो होती है वो भी इस चीज़ को एनेबल करती है कि हम कैमरा का भी यूज़ करें, हम GPS का भी यूज़ करें, हम नोटिफिकेशन जो है वो भी पुशअप हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मेरी इसी चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, मेरी जो है वेब एप्लीकेशन में। तो होप्सो आप लोगों को ये लेक्चर जो है, पहला जो टॉपिक था, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास के साथ शेयर करें ताकि आप लोग उनके भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।